बलेंद्र शाह दरअसल 2 साल पहले 2022 में यहां पर मेयर बनकर जीते थे। उसके साथ साथ 1990 में उनका जन्म हुआ है। काठमांडू में ही वो मैथिली ओरिजिन के हैं और उसके साथ साथ दरअसल राजनीति से उनका कभी लेना देना नहीं रहा है। लेकिन जो पीएम बनेंगे, 2 साल पहले जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब सोशल मीडिया के सहारे ही उन्होंने पूरी कैंपेन यहां पर की हुई थी और उसके साथ साथ जो इलीगल स्ट्रक्चर्स है उसके खिलाफ काफी बड़ा कैंपेन उन्होंने किया था। युवाओं में काफी बेहद लोकप्रिय माने जाते हैं और उसके साथ साथ नेपाल के कई एक्टिविस्ट जो है वो उनके सपोर्ट में वहां पर खड़े हुए थे और जेनजी आंदोलन हुआ है उसके पीछे कहीं यही हो सकते हैं, ये भी यहां पर माना जा रहा है। और टाइम मैगजीन ने जो 100 शख्सियत है उसमें बलेंद्र शाह को शामिल किया गया था, तो इंटरनेशनल कवरेज भी उन्हें काफी मिल चुका है। लेकिन जो बात हम यहां पर कर रहे थे अचल जी, जो आपने यूएस का भी जिक्र किया, पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि यहां पर यूएसएड का काफी पैसा नेपाल में यहां पर पंप इन किया गया था, यह भी हमने काफी देखा हुआ है। और इससे पहले हमने बांग्लादेश में भी देखा था, आपने बांग्लादेश के मामले में इसका जिक्र किया था। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि कहीं एक दूसरे से ये लिंक तो नहीं माने जाएंगे। जी हाँ, देखिए ये जैसे मैंने बोला कि बांग्लादेश के मामले में तो काफ़ी एविडेंस है, लेकिन नेपाल में किसकी इंटरफेरेंस थी, किसकी इंटरवेंशन थी, इसका खुलासा होने में थोड़ा समय लगेगा। तो इस समय हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि इसके पीछे कोई ताकत थी या नहीं थी। हाँ, जहाँ तक आपने मेयर ऑफ नेपाल की बात करी है, काठमांडू के मेयर की बात करी है, मुझे क्या लगता है कि हो सकता है कि इसके पीछे ये ना हो, प्रवोक करने में इनका हाथ नहीं हो, लेकिन अब जो परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं तो इनके सपोर्टर्स इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि एक ऐसा पॉपुलर इंसान जिसकी कोई ज़्यादा पॉलिटिकल एम्बिशंस तो हैं, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, या करप्शन या नेपोटिज्म या क्लीन इमेज है, तो हो सकता है कि एक नोडल ज़ेलेंस्की देखे थे जी, तो हो सकता है यूक्रेन में जिस तरीके से ज़ेलेंस्की को देखा गया था जी, एक नोडल पॉइंट। अब ज़ेलेंस्की क्या थे, बेसिकली तो कॉमेडियन थे, ये तो फिर भी मेयर हैं काठमांडू के, कुछ तो पॉलिटिक्स किया है इन्होंने। तो ऐसे में आपको एक नोडल पॉइंट चाहिए जिसको आप, जिसके फिर चारों तरफ अभी आते हैं, नहीं आते, किस फॉर्म में आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते, ये तो आने वाली बात है। बट ये तय है कि जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है या पुराने लोग हैं, वो इन सब नेताओं से काफ़ी हद तक बुरी तरह से थक चुके और ये गवर्नेंस के सिस्टम से थक चुके हैं, इनके चेहरों से थक चुके हैं, घूम फिर के वही ओली, प्रचंडा, देवबा, नेपाली कांग्रेस। तो कुछ तो नया लाना, इन्फ्यूज करना पड़ेगा इनके सिस्टम में, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करना, पर कौन करेगा, कब करेगा, कितना समय लगेगा, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा की भाषा में देखें हम अपनी तो नेपाल का पूरा सिस्टम रिबूट करने की कोशिश इस पूरे आंदोलन ने की हुई है। ये हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे हटकर, जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे हटकर कहीं ना कहीं सरकार बनाने की कोशिश वहां पर होने की चल रही है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन नरसिम्हन जी, एक सवाल आपसे पूछना जरूरी है, क्योंकि भारत की भूमिका इसको लेकर क्या रहेगी? क्योंकि बांग्लादेश में जब हुआ तब शेख हसीना को दिल्ली आने दिया गया और शेख हसीना अभी भी दिल्ली में है आज की स्थिति में, और नेपाल में हम वही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, कई मंत्री, उनको इवैक्यूएशन चल रहा है, हेलीकॉप्टर्स वहां पर भेजे गए हैं, भारत नेपाल सीमा पर वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीमावर्ती इलाकों में भी आगजनी वहां पर चल रही है। तो इस स्थिति में भारत की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि जब केपी शर्मा ओली बने थे प्रधानमंत्री तब भारत का रुख करने के बजाय उन्होंने बीजिंग का रुख किया था और तब से नेपाल को लेकर कई सवाल भारत के मन में भी उठ रहे थे। तो आज की स्थिति में भारत इसे किस तरीके से देखेगा? एक तो पहली चीज तो ये है कि भारत ये इस प्रकार से देखेगी कि ये एक नेपाल का अंदरूनी मामला है और इसका सोल्यूशन जो है नेपाल नहीं निकालना, नेपाल की जनता ने निकालना है। पहली बात तो ये है। दूसरा, मिस्टर केपी ओली और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं उनका रक्षा करने के बारे में, ये जैसे कि आप देखा होगा जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था, 45 मिनट के अंदर उन्होंने हेलीकॉप्टर में बैठ के इंडिया का जो एरिया है उसके अंदर आ गया, टेरिटरी के अंदर आ गए थे। लेकिन नेपाल में इस प्रकार से नहीं हुआ अभी तक,
केपी ओली साहब अभी भी नेपाल के अंदर हैं और उनके कुछ मंत्री भी साथ में होंगे, तो इनका वो निर्णय लेंगे कि कहाँ जाना है। मेरा ख्याल है उनका जो सोच विचार में ये भारत जो है पहला जगह नहीं होगा शायद, क्योंकि भारत में भी उनका उनका रिश्ता जो है, जैसे कि उन्होंने मैप वगैरह बदल दिया था उनका पिछले टेन्योर के अंदर में, नेपाल का जो मैप नक्शा जो बदल दिया था, वो सब प्रॉब्लम को लेके शायद वो इंडिया को शायद नहीं देखेंगे। कई और देश हैं उनके बारे में सोचेंगे शायद, लेकिन इंडिया का रवैया ये रहेगा कि इसका सोल्यूशन जो है, इस मामला का जो सुलझाना जो है, नेपाल के अंदर से आना चाहिए, नेपाल के जनता से आना चाहिए। और जैसे आप बालेंद्र शाह की बात कर रहे हैं, बालेंद्र शाह का एक है कि उनके पास कोई पार्टी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट मेयर हैं, तो उनके पास पार्टी नहीं है, तो उनका जो गवर्नमेंट किस प्रकार से बनेगा वो सब जो है एक किस्म का एक मामला जो सामने आएगा, उसके बारे में सोच विचार भी उनको ही करना है और नेपाल की जनता ने इसका एक निर्णय लेना है। अचल जी, आपको क्या लगता है भारत इस पूरे मामले पर किस तरीके से ध्यान रखेगा? क्योंकि नई सरकार जब भी बनेगी, अब काठमांडू के मेयर प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या इंटरिम सरकार बनती है, क्या नए से चुनाव होते हैं, क्या होता है, वो तो अब कुछ वक्त पर पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में भारत की भूमिका क्लियर थी, जिसका जिक्र मैंने किया कि शेख हसीना 45 मिनट के भारत के एयर स्पेस में आ चुकी थी, भारत का रुख इसके बारे में साफ था। नेपाल को लेकर क्या भूमिका रही? नहीं, देखिए, शेख हसीना और केपी ओली में काफ़ी क्वालिटेटिव डिफरेंस है। शेख हसीना जितने साल भी रही वहाँ पे, उन्होंने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत किया। और इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, किसी हद तक लोग उनके इस बात से भी नाराज़ थे कि वो इंडिया के साथ ज़्यादा झुकाव दिखा रही थी, हालांकि वो उसने चाइना को भी इंगेज किया था। केपी ओली की इमेज ना तो कंट्री में अच्छी है, ना उनकी रेपुटेशन हमारी गवर्नमेंट में है, और ना ही मुझे लगता है, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, कि केपी ओली की प्रेफरेंस होगी इंडिया में असाइलम देने की। भले ही वो चाइना उन्हें देगा या नहीं देगा, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस चाइना भी हो सकती है। यूके वगैरह के कुछ ऐसे देश हैं जो काफ़ी दिलेर है इन मामलों में, अगर वो जाना ही चाहे, भागना ही चाहे वहाँ से। तो जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत के लिए नेशनल इंटरेस्ट में है कि नेबरहुड में स्टेबिलिटी हो। अगर स्टेबिलिटी होगी तो डेवलपमेंट होगी, और हमारे इंटरेस्ट में, खुद हमारे इंटरेस्ट में, कि हमारे बॉर्डर्स पे शांति बनी हो, और अड़ोस पड़ोस के जितने देश हैं वहाँ शांति का माहौल बने। और हमारी दूसरी प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि नेबरहुड में कोई भी ऐसी फोर्सेस सामने नहीं आए, खासतौर से चाइना कह लीजिए आप। जो भी सरकारें बने वो कम से कम न्यूट्रल हों, वो ऐसी सरकार नहीं हो जो चाइना के कंधे पे हाथ रख के हमारे ऊपर बंदूक चलाए। तो केपी ओली कभी इधर कभी उधर। इसीलिए सवाल है मेरा कि क्या जी। भारत को एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि भारत के साथ नेपाल की सीमा ये काफी फ्रजाइल सीमा मानी जाती है, काफी लूज इस तरीके की सीमा रही है भारत और नेपाल के बीच में, आवाजाही काफी आसान है, आसान रही भी है। तो ऐसी सूरत में क्या भारत को एक्टिवली इस पूरे मामले में भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, लेकिन आप पूरा हमारी विदेश नीति के अगर इतिहास पे नज़र डालें, तो प्रोएक्टिवली किसी देश में जाके इंटरवीन या इंटरफियर करना, ये हमारी नीति के खिलाफ रहा है। हमने दूसरे लेकिन देशों में मालदीव्स में हम कर चुके हैं इससे पहले। नहीं, मैं आ रहा था उस पे, उनकी रिक्वेस्ट पे किया। एवरी टाइम वी हैव मूव्ड इन, हमने मालदीव सरकार की रिक्वेस्ट पे किया। और हमने इससे पहले अगर श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी, तो वो भी वहाँ की सरकार के साथ एग्रीमेंट के तहत ही हुआ था। तो हम इस तरह से रिजीम चेंज या ये सब, हम इसमें हमारा वो नहीं रहता है। बट अगर हमें हमारी मदद से वहाँ स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, तो शायद इस बात से हमें परहेज नहीं होगा। हालांकि हम डायरेक्टली मीडिएट करने से भी परहेज करते हैं, क्योंकि हमारी खुद की पॉलिसी है कि बायलैटरल रिलेशंस में भी हम, जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेके हमेशा अमेरिकन के प्रेशर्स तक में हम नहीं आए कि भाई ये इशू मीडिएशन का नहीं है। तो कोशिश तो यही है कि बट मॉनिटर पूरी तरह से किया जाएगा, और यथासंभव कोशिश की जाएगी कि वहाँ की सरकार जो भी बनती है, जो भी सिस्टम वहाँ आता है, वो एंटी गवर्नमेंट तो, एंटी इंडिया तो बिल्कुल नहीं हो, और एक न्यूट्रल। और हमारी हमारी कमिटमेंट बहुत है वहाँ, हमारी इतने डेवलपमेंट असिस्टेंस है, हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वहाँ पे। और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट का आना, जो भी फोर्सेस नहीं बन के आए वहाँ, वो हमारे ही फेवर में जाएगा। वरना जो अभी ओली ने उनके साथ बीआरआई का जो एग्रीमेंट किया है,
तो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं